हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें एक अकेले इराकी सोल्जर ने पूरी अमेरिका की फौज को धूल चटा दी थी। इस मूवी का नाम है द वॉल, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी 2007 के एक सीन से स्टार्ट होती है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट ने इराक के खिलाफ हो रही वॉर की समाप्ति की घोषणा कर दी थी, पर इसके बाद भी अमेरिका अपने दो सर्जेंट्स मैथ्यू और उसके सपोर्टर एलन इसाक को इराक में एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के पास भेजती है। वो वहां पर एक कुख्यात दुश्मन पर नजर रखने के लिए है जो साइट पर काम कर रहे सभी अमेरिकन को एक एक कर मार देता था। फिर हमें उन दोनों अमेरिकन सोल्जर्स को दिखाया जाता है। वो एक पत्थर के पीछे छुपे हुए थे और दुश्मन को खोजने की कोशिश कर रहे थे। रेगिस्तान की इस चलचिलाती धूप में उन्हें 20 से भी ज्यादा घंटे हो गए थे, पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा था। इतने घंटों की कोशिश के बाद सर्जेंट मैथ्यू को अब गुस्सा आने लगा था और अब वो और वेट नहीं कर सकता था। मैथ्यू कहने लगा कि अब साइट पर कोई भी इराकी सोल्जर नहीं है और वहां से खड़ा होकर साइट की तरफ चलने लगा। वो वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज देखता है और पाता है कि ये सभी हेडशॉट से मारे गए हैं। वो ये सभी बातें रेडियो के द्वारा अपने साथी सर्जेंट इसाक को बताता है। तब सर्जेंट इसाक उसे कहता है कि ये एक प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। पर मैथ्यू इस पर इनकार करता है और कहता है कि पूरे इराक में इतना अच्छा कोई सोल्जर ही नहीं है जो हमारे सभी साथियों को मार दे। ये सब बोलकर वो साइट पर ही इधर उधर घूमने लग जाता है। वह इन डेड बॉडीज में से एक का रेडियो उठाता है। दूसरी तरफ सर्जेंट इसाक उस पर नजर गड़ाए बैठा होता है। तभी वो बोलता है कि उसका स्कोप अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आता है। इस पे सर्जेंट मैथ्यू उसे ब्लेम करता है और कहता है कि ये सभी तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने इसे टाइम पर क्यों नहीं चेंज किया। तब सर्जेंट इसाक उसे याद दिलाता है कि ये स्कोप उनके साथी डीन का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से ये उसने उसकी याद में रखा हुआ है। बाद में मैथ्यू सभी डेड बॉडीज को देखता है और पाता है कि सभी को एकदम परफेक्ट हेडशॉट से मारा गया है। तब उसकी फटनी शुरू हो जाती है और वो सोचता है कि उसके पास ही में कोई स्नाइपर है। ये सब जानकर सर्जेंट इसाक मैथ्यू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाओ। सर्जेंट इसाक के इतने कहने के बाद भी मैथ्यू साइट के बीचों बीच खड़ा रहता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि उसके साथियों को गोली किस डायरेक्शन से लगी है। आइजैक मैथ्यू को पीछे हटने के लिए कहता है, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। स्नाइपर ने मैथ्यू को देख लिया था और वो तभी उसके पेट में गोली मार देता है। ये देखते ही आइजैक अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ता है, पर इससे पहले कि वो मैथ्यू को बचाए स्नाइपर उसके पैर पर भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो मैथ्यू को वहीं पर छोड़ देता है और एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तब मैथ्यू उसे कहता है कि बेस पर कॉल करो बैकअप के लिए। आइजैक अपने पैर पर गोली के घाव को नोटिस करता है। वो उसके ऊपर एक बेल्ट बांध देता है और खून को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस को संपर्क करने की कोशिश करता है, पर रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी ही नहीं आती है। तब वो देखता है कि रेडियो के एंटीना को गोली लग गई है और अब वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकता। उसी समय मैथ्यू आइजैक को कहता है कि वो स्नाइपर को ढूंढे ताकि उस पर एम कर सके, पर आइजैक उसे कहता है कि अगर उसने कोई भी मूवमेंट दी तो स्नाइपर उसे फिर से गोली मार देगा। आइजैक देखता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। तब वो अपने पैर से गोली निकालने की कोशिश करता है और अपने घाव पर पट्टी बांधता है। इसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब आइजैक को होश आता है तो वो देखता है कि उसके रेडियो से कुछ आवाज आ रही है। उसे लगता है कि बेस से कोई ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आइजैक बहुत खुश होता है और उसे बैकअप और मेडिकल सप्लाईज के लिए हेल्प मांगता है। कुछ समय ऐसे ही बातें करते करते आइजैक को शक होता है क्योंकि वो ऑफिसर आइजैक को उसकी पोजीशन रिवील करने के लिए कहता है कि वो अपनी जगह पर खड़ा हो और हवा में फायर करे। ये सब सुनकर आइजैक आंसर देता है कि ये सब तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसके बाद आइजैक उस आदमी की टोन पर ध्यान देता है और नोट करता है कि ये कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन की तरह बात ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अब उस आदमी को भी पता लग चुका था कि आइजैक जान चुका है कि वो कौन है, पर इस सब के बाद भी वो आइजैक से
बात करता रहता है क्योंकि उसे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब आइजैक ने उसे साफ साफ उसकी इस रिक्वेस्ट के लिए मना कर दिया था, पर फिर वो स्नाइपर उसे चेतावनी देता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा। इसीलिए आइजैक उससे बातें करता रहता है। साथ ही साथ वो ग्राउंड पर एक नक्शा बनाता है और स्नाइपर की पोजीशन का पता लगाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद वो स्नाइपर आइजैक को बताता है कि वो एक सिंपल इराकी सिटीजन है जो बस अपनी कंट्री को बचाना चाहता है। स्नाइपर फिर आइजैक को उसके परिवार के बारे में पूछता है, पर आइजैक इसका जवाब देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम असल में उन्हीं लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश का ही विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर स्नाइपर हंसने लग जाता है और जवाब देता है कि वो जानता है कि ये पैसा उसके देश के लिए नहीं है बल्कि यूएसए के लिए है। बाद में जब आइजैक कुछ भी नहीं बताता है तो स्नाइपर फिर से मैथ्यू को मारने के लिए धमकी देता है, पर इस बार आइजैक ने उसकी बात मानने के लिए साफ मना कर दिया है। तब स्नाइपर कहता है कि उसे डीन डिनाइस के बारे में सब कुछ पता है। आइजैक यह सुनकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे इस इंफॉर्मेशन के बारे में कहां से पता चला। अब आइजैक अपनी पानी की बोतल उठाता है और पानी पीने की कोशिश करता है, पर देखता है कि उसमें एक छेद है जो कि स्नाइपर ने गोली मारकर कर दिया था। तब स्नाइपर उसे कहता है कि उसने जानबूझकर उसके पानी को गोली मारी और रेडियो के एंटीना को भी। वो ये कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि तुम इस जगह से भाग ना सको। स्नाइपर उसे ये भी बताता है कि वो सुबह होने से पहले ही मर जाएगा खून की कमी की वजह से। अब आइजैक गुस्से में कहता है कि तुम एक टेररिस्ट हो। तब स्नाइपर हंसता है और आइजैक से कहता है कि तुम मेरे देश में बंदूक लेकर खड़े हो, ना कि मैं तुम्हारे देश में। तभी कुछ देर स्कोप से देखने के बाद आइजैक को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक कूड़े के ढेर में छिपा था। इतनी बुरी कंडीशन और बदबू में सिर्फ एक प्रोफेशनल स्नाइपर ही छुप सकता है। तब वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि वो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो कि उस पर पहले वार करते हैं। तभी कुछ समय बाद आइजैक थकावट और डिहाइड्रेशन के कारण जमीन पर गिर जाता है। बाद में स्नाइपर आइजैक को बताता है कि जब वह मर जाएगा वो उसके चेहरे की खाल काट देगा और उसकी जीभ को छाती से चिपका देगा। कुछ समय बाद आइजैक एक प्लान बनाता है और अपने हेलमेट और जैकेट को एक लकड़ी के डंडे से अटका देता है, पर स्नाइपर उसके इस जाल में नहीं फंसता है। कोई और तरीका ना बचने पर आइजैक एक डेड बॉडी के पास दौड़ता है ताकि उस मरे हुए सैनिक के बैग से वो कुछ काम की चीजें ले सके, पर वापस आकर वो देखता है कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो स्नाइपर को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आइजैक को उसके रेडियो से कुछ सिग्नल आते हैं और उसे पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। ये देखकर आइजैक स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तब स्नाइपर उसे बताता है कि वो एक टीचर था, एक अमेरिकन अटैक की वजह से उसके सारे स्टूडेंट्स मर गए और अब वो उन्हीं के मरने का बदला ले रहा है। अब मैथ्यू अपने जेब से एक शीशा निकालता है और उससे पीछे देखता है कूड़े के ढेर में और धीरे धीरे अपनी स्नाइपर की तरफ जाने लग जाता है। इसी बीच स्नाइपर इसाक से पूछता है कि तुमने इस टूटे हुए स्कोप को अभी भी अपने पास क्यों रखा है। तब आइजैक उसे बताता है कि ये उसने अपने दोस्त डीन की याद में रखा हुआ है और ये भी बताता है कि डीन उसी की गलती के कारण मर गया था। इसी बीच मैथ्यू ने राइफल उठाई और कूड़े की कचरे के ढेर पर फायर कर दी। वो कई बार गोली चलाता है, लेकिन जब वह अपनी बंदूक को लोड करने लगता है तब स्नाइपर उसके कंधे पर गोली मार देता है। अब मैथ्यू रेंगता रेंगता आइजैक की तरफ बढ़ने लगता है, पर इससे पहले कि मैथ्यू आइजैक तक पहुंचे वह ठीक उसके पीछे सर पर गोली मार देता है और मैथ्यू वहीं पर मर जाता है। यह देखकर आइजैक टूट जाता है और कहता है कि वह वापस घर लौटना चाहता है। स्नाइपर आइजैक के बारे में पूछता है वह अभी भी यहाँ पर क्यों है, युद्ध पहले ही खत्म हो चुका है। ये सभी बातें करते करते उसे रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत ही रेंगता रेंगता रेडियो के पास पहुंच जाता है और अपने बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसकी बदकिस्मती से रेडियो बहुत खराब था और वो सिर्फ आवाज सुन सकता था, उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता था। तभी वो उस स्नाइपर की आवाज सुनता है जो कि उसके नाम से मदद मांग रहा होता है। तब आइजैक को समझ आता है कि ये स्नाइपर ही होता है जो यूएस आर्मी से एडिशनल हेल्प मांगता है और उन्हें यहाँ लाकर मार देता है। तब आइजैक अपने रेडियो को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि कोई भी बात ना हो सके, पर इससे भी कुछ नहीं होता है। वो कैसे भी कर मैथ्यू की स्नाइपर राइफल को उठा लेता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर नजर
हेलीकॉप्टर आता है और वो उन्हें अपनी लोकेशन बताने के लिए अपने सामने वाली दीवार को धक्का दे देता है। तब आइजैक स्नाइपर को भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर धूल के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ समय के बाद उसे स्नाइपर की लोकेशन मिल जाती है और वो एक शॉट भी लेता है कूड़े के ढेर में, पर उसे कंफर्म पता नहीं चला कि निशाना स्नाइपर को लगा भी या नहीं। ये पता करने के लिए वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, पर उसे कोई भी गोली नहीं लगती है। तब वो सोचता है कि उसने स्नाइपर को गोली मार दी है और अब वो मर चुका है या फिर घायल हो चुका है। जल्दी ही हेलीकॉप्टर उसके पास उतरते हैं और सैनिक उसे स्ट्रेचर पर लौटाकर ले जाते हैं। आइजैक इस हालत में उन्हें उस छुपे हुए स्नाइपर के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात सुन नहीं पाता है। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही स्नाइपर अचानक से शूटिंग शुरू कर देता है। इससे पहले कि आइजैक सैनिकों को चेतावनी दे सके, वो हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाता है और सभी अमेरिकन सोल्जर्स मर जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अमेरिकन बेस पर कांटेक्ट करता है और हेल्प मांगता है एक अमेरिकन ऑफिसर के रूप में, और इसी तरह एक और हेल्प टीम आएगी और वो इसे भी मार देगा। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। आशा करता हूँ कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।